So here we have a very first question, that is, in helping to resolve a crisis situation, it is most important for the nurse to, so the right answer is support ego strength. Basically जब भी क्राइसिस सिचुएशन होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है नर्स के लिए वो होती है सपोर्ट द ईगो स्ट्रेंथ. देखो, दिस मीन्स हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज एंड यूज देयर ऑन coping skill, meeting all dependency need or focusing group involvement may increase helplessness or overwhelm. बेसिकली उन्हें इंकरेज करना है सोशलाइजेशन के लिए, जो कि आगे चलकर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. सबसे पहले फोकस करना है उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, जब आप ईगो स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हो तो जो पर्सन है हेल्प्स अ पर्सन फील कैपेबल. तो जो पर्सन है उसको क्या फीलिंग होती है कि वो कैपेबल है और साथ में इस क्राइसिस के लिए उस अच्छे से वो उसको मैनेज कर सकता है और बूस्ट होता है उसका कॉन्फिडेंस कि वो उस स्ट्रेस को हैंडल कर सके. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. उसके बाद गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को इंडिकेट करता है. इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारा क्या है, बिलिरुबिन है. गोल्डन कलर का मतलब यही है कि उसमें क्या है, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये तब होता है जब बेबी का जो रेड ब्लड सेल है वो बहुत ज़्यादा टूटने लगता है बिफोर बर्थ. ये बिफोर बर्थ में मदर के वोम में ही होता है. उसके बाद आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मेजर कॉज है मदर एंटीबायोटिक अटैक बेबीज़ रेड सेल. तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ही बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से येलो कलर देखने को मिलता है. वो भी है रीज़न बिलिरुबिन का. उसके बाद ट्रॉमा कॉज ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड डिसरिथमिया इज, तो कार्डियोजेनिक ट्रॉमा इज़ द राइट आंसर. तो बेसिकली एमआई और डिसरिथमिया रिजल्ट इन ट्रॉमा ड्यू टू पुअर हार्ट मसल फंक्शन, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिससे बीपी कम हो जाता है और क्या हो जाता है, शॉक, कॉजिंग शॉक. ठीक है, मेडिकल टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा एंड शॉक इज कार्डियोजेनिक ट्रॉमा या फिर कार्डियोजेनिक शॉक. हाइपोवॉलेमिक में नहीं आएगा ये क्योंकि ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, नर्व की प्रॉब्लम नहीं है इसलिए न्यूरोजेनिक भी नहीं है, और इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है इसलिए सेप्टिक ट्रॉमा भी नहीं होगा. उसके बाद पीप इन वेंटिलेटर इज़ गिवन टू, बेसिकली जो पीप वेंटिलेटर में होता है वो किस लिए होता है, टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई. ठीक है, पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिससे एल्वुलाई में जो भी एयर सैक है लंग्स में ओपन रहता है एट द एंड ऑफ एक्सलेशन. ठीक है, दिस प्रिवेंट एल्वुलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग. ये क्या करता है, एल्वुलाई को कोलैप्स करने से बचाता है, मेकिंग इट ईजियर फॉर पेशेंट टू ब्रीथ एंड इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड. अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूरोलिथियासिस बोलेंगे. अगर किडनी में है तो किडनी लिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस. ठीक है, कोलिलिथियासिस का मतलब क्या है, गॉल स्टोन में. तो यूरोलिथियासिस बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट में है, नेफ्रो इज फॉर किडनी, यूरेट्रो है तो यूरेटर के लिए, और कॉली फॉर गॉल ब्लैडर. और स्टोन लिथियासिस कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है तो ये तो वैसे भी नहीं होगा. उसके बाद पेशेंट विद IQ 30 विल बी डायग्नोस्ड विद, पेशेंट का IQ कितना है, 30 है, तो उसको किस में कंसीडर करेंगे, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में करेंगे, क्योंकि 20 से 34 तक सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी है. IQ स्कोर माइल्ड हम किसे बोलेंगे, जो 50 to 69 लेवल देखने को मिलेगा, मॉडरेट इज़ 35 to 49, और प्रोफाउंड क्या होगा हमारा, बिलो 20. ठीक है, तो इसको याद कर लो आप, क्लासिफिकेशन को बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज द नर्स शुड इवेलुएट दैट डिफिब्रिलेशन ऑफ पेशेंट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इफ विच ऑब्जर्वेशन वॉज मेड. नर्स पेशेंट को देख रही है, ठीक है, तो सबसे बेसिकली डिफिब्रिलेशन हुआ है उस पेशेंट का, तो मोस्ट सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशन क्या होगी, that is arousable sinus rhythm, blood pressure is 116/72 mm of Hg. तो मोस्ट सक्सेसफुल डिफिब्रिलेशन आउटकम जो देखने को मिलेगा पेशेंट में कि एक तो अवेक होगा, अराउजेबल, साथ में नॉर्मल साइनस रिदम होगा. नॉर्मल का मतलब साइनस होता है. ठीक है, साइनस रिदम बोला तो नॉर्मल रिदम विद स्टेबल ब्लड प्रेशर. तो ये तीनों कैटेगरी किस में, ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है. जो साइनस रिदम है और बीपी है शो करता है ब्रेन फंक्शन और स्टेबल हार्ट पंपिंग को. मार्क्ड ब्रेडिकार्डिया और अनस्टेबल बीपी का मतलब होता है हार्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. और नॉन अराउजेबल स्टेट में और एबनॉर्मल रिदम है तो इसका मतलब है कि डिफिब्रिलेशन ने अच्छे से काम ही नहीं किया, वो सक्सेसफुल ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रैक्सटन हिक्स जो होते हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बोला जाता है, जो कि माइल्ड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा. दे आर समटाइम कॉल्ड फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन, कई बार इन्हें फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है. दीज डू नॉट कॉज लेबर और लीड टू डिलीवरी, इनकी वजह से लेबर या डिलीवरी नहीं होगी पर आपको ऐसा फील होगा कि होने वाली है क्योंकि फॉल्स अलार्म होता है. ठीक है, दे हेल्प द यूट्रस टू प्रिपेयर फॉर एक्चुअल लेबर बाय टोनिंग द यूट्राइन मसल.
उसके बाद ब्रैक्सटन हिक्स और ट्रू लेबर में थोड़े से की फीचर्स हैं, उनको देख लेते हैं। रेगुलरिटी की बात करें तो ब्रैक्सटन हिक्स जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, बट अगर ट्रू लेबर किसी भी फीमेल को आता है तो वो रेगुलर देखने को मिलेगा। पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है ब्रैक्सटन हिक्स में, और ट्रू लेबर में माइल्ड से शुरू होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग होते जाता है। अगर बात करें सर्विक्स की तो ब्रैक्सटन हिक्स में कोई चेंज नहीं होता है सर्विक्स में, ठीक है, और ट्रू लेबर में डायलेशन और इफेसमेंट देखने को मिलेगा जो कि अप टू 100% भी जाता है। उसके बाद टाइमिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, लेकिन जो ट्रू लेबर है वो एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। और अगर ऑप्शन ए की बात करें आई कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसा कुछ भी टर्म नहीं होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स विद वीक स्टेम डेट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन ग्राउंड। जो प्लांट सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं और ज़मीन पे क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। क्रीपर्स आर फॉर रेंगने वाले प्लांट, ठीक है। तो कौन रेंगते हैं, जो खड़े नहीं हो पाते हैं ग्राउंड में, उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे कि पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारे क्या हैं, क्लासिक क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लाइंबर्स कौन होते हैं, जिनकी वीक स्टेम होती है, ठीक है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए, दैट आर पी और बीन्स हो गए, है ना। उसके बाद हब्स की बात करें तो हब्स में हमारा बेसिल और मिंट आ जाता है। शर्ब्स की बात करें तो वुडी स्टेम मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया। और ट्री में कौन आता है, जैसे मैंगो का पेड़ हो गया, ओक ट्री हो गया। दीज आर द ट्रीज़, ठीक है, जो कि हार्ड ट्रंक होता है और सीधे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली भरना था करेक्ट अल्टरनेटिव चारों में से, तो राइट आंसर ए है। फिर ये भी इंग्लिश का ही है। अब यहाँ पे आते हैं। डे 2 28 वीक इन्फेंट है जिसका वेट है 900 ग्राम, कमेंस्ड ऑन कैफीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपनिया ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो बेसिकली 900 ग्राम का बच्चा है और उसको कैफीन ट्रीटमेंट पे रखा गया है, किसको ट्रीट करने के लिए, एपनिया ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट दैट इज़ प्रायर टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज ऑफ कमेंसिंग कैफीन कंपेयर्ड विद नो ट्रीटमेंट। तो बेसिकली डिक्रीज रेट ऑफ एपनिया इज द राइट आंसर। जो कैफीन है उसको यूज़ कर रहे हैं हम प्रीटर्म इन्फेंट में, मेनली किसको ट्रीट करने के लिए, एपनिया को, एपनिया ऑफ प्री मेच्योरिटी, ठीक है, दैट इज पॉजेज इन ब्रीदिंग। इट्स मेजर शॉर्ट टर्म बेनिफिट इज़ अ क्लियर रिडक्शन इन नंबर ऑफ एपनिया एपिसोड। तो बेसिकली उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है कि वो एपनिया एपिसोड को क्या करेगा, कम करेगा, ब्रीदिंग पॉज जो हो जाता है उसको कम करेगा, ठीक है, बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। तो इट एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर। तो क्या करता है, ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिससे बेबी जो है वो लेस लाइकली टू स्टॉप ब्रीथिंग, ठीक है। कैफीन का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेट गेन पे, इंक्रीज वेट गेन पे कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं है। साथ में उसका कोई काम नहीं है नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस में। तो इट डज़ नॉट इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एट 36 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डिक्रीज रेट ऑफ एपनिया ही होगा, क्योंकि बाकी तीनों का उसका लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट है इन प्रोडर्मल स्टेज इन सीजोफ्रेनिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर एविडेंट। तो सीजोफ्रेनिया हो रखा है प्रोडर्मल स्टेज, तो बताओ क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सारे ही सिम्टम देखने को मिलते हैं प्रोडर्मल स्टेज में। बेसिकली स्लो विड्रॉल फ्रॉम नॉर्मल लाइफ एंड सोशल इंटरेक्शन, शैलो एंड इनएप्रोप्रिएट इमोशंस देखने को मिलेगा। साथ में डिटोरिएशन इन पर्सनल केयर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सोशल विड्रॉल में क्या होता है, वो अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से एंगेज करना बंद कर देते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। इमोशनल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही फ्लैट देखने को मिलता है। अनसुटेबल टू सिचुएशन, मतलब जहाँ रोना है वहाँ पे एकदम चुपचाप खड़े हैं, जहाँ हंसना है वहाँ पे रो रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं। पुअर पर्सनल हाइजीन हो जाती है, वो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, नहाते नहीं हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रोडर्मल स्टेज में। ICD-10 कोडिंग का मतलब क्या होता है, ICD का मतलब क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ये किसने बनाया था, WHO ने डेवलप किया था, और वर्ल्ड वाइड इस कोडिंग डायग्नोसिस कोडिंग को यूज़ किया जाता है, मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड एंड कलेक्टिंग हेल्थ स्टैटिस्टिक। तो 10 का मतलब होता है रिवीजन, ये 10th रिवीजन है, ICD का 10th रिवीजन है, इसीलिए ICD-10 बोला जाता है। ICD सिस्टम जो होता है अलाउ करता है हेल्थ प्रोफेशनल को टू स्पीक यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर अ डिजीज़। यानी कि अगर आप सीजोफ्रेनिया बोल रहे हो किसी कंडीशन को, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसे सीजोफ्रेनिया ही बोला जाएगा, उसे डिमेंशिया कोई नहीं बोलेगा। डिमेंशिया है किसी पेशेंट को तो उसे डिमेंशिया ही बोलेंगे, यानी पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उस डिजीज़ की आप उसे ही फॉलो करोगे, ठीक है। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, डाटा कंपेयर कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड्स को, और साथ में पब्लिक हेल्थ को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। पर्पस क्या होता है ICD का, डिजीज़ कोडिंग एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक, ये इसका क्या है, पर्पस है।
So that's it for this video. See you soon in the next video.